नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम और इस बार खबरें देवभूमि से। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है। कई सड़कों के विस्तारीकरण पर आज मुहर लग सकती है। पीलीभीत से खटीमा, सितारगंज से टनकपुर हाईवे को 4 लेन करने का भी प्रस्ताव वो रख सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग के प्रस्तावों पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है और लगातार कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रेल मंत्री के साथ भी मुलाकात की। अब आज उनकी केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात होनी है। और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल की मांग की, जिससे इन पहाड़ी राज्यों के लिए उनकी स्थिति के अनुकूल विकास का खाका तैयार हो सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में टनल पार्किंग बनाने की मांग की और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी बातचीत रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा के अलावा कांवड़ यात्रा में भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इससे वहां की जनसंख्या घनत्व पर भी बड़ा फर्क पड़ता है। इसको देखते हुए भी विकास की योजनाओं के सुझाव सीएम की तरफ से दिए गए। आने वाले समय में हमको आसानी से पार्किंग प्राप्त हो पाए, उसके लिए कोई अन्य जगह न देखनी पड़े। पहाड़ों के अंदर ही कैविटी बनाकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, इससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिमालयन के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से जो विकास का मॉडल है अलग से बनना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समीक्षा होनी चाहिए। इस पर भी कोई एक समीक्षा होनी चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि हिमालयन राज्यों की एक संगोष्ठी नीति आयोग के द्वारा अलग से भी होनी चाहिए, जिसमें कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार वहाँ पर विकास का मॉडल बनना चाहिए। तो पहाड़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा या बाकी यात्राओं के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, उनके लिए खास तौर पर विकास पहाड़ी इलाकों में बेहद जरूरी है। इसको लेकर उन्होंने सुझाव दिया। टनल पार्किंग की मांग भी सीएम योगी ने की, क्योंकि पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा उत्तराखंड में है। जब यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं या यात्री पहुंचते हैं पर्यटन के लिहाज से, तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत पार्किंग की होती है। इसलिए उत्तराखंड में टनल पार्किंग की सुविधा की बात भी मुख्यमंत्री ने की। तो नीति आयोग की बैठक में पहाड़ी राज्यों के लिए सीएम ने कई मांग की है। विकास के लिए एक अलग विकास मॉडल की बात मुख्यमंत्री ने की, जिसको तैयार करने की उत्तराखंड को जरूरत है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, बहुत सारी चुनौतियां उत्तराखंड को लेकर रहती हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से जो कह सकते हैं कि उसकी धुरी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग में बहुत सारी अपनी बातें रखी और खास तौर पर पर्यटन और उससे जुड़े मामलों को लेकर विकास की बात भी की। बिल्कुल नीलू, और खासकर मुख्यमंत्री का ये 3 दिन का जो दिल्ली का दौरा है, ये उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। और नीति आयोग की जो कल मीटिंग हुई, उसमें आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए विकास का एक अलग मॉडल डेवलप करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा खासकर यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का जो दबाव होता है, आपने 4 धाम यात्रा की हम बात करेंगे, करीब 30 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांवड़ यात्रा जो सीमित समय में होती है, उस कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ के आसपास कांवड़ यात्री उत्तराखंड में पहुंचे। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड का है, खासकर जो निकाय हैं, निकायों की सीमाएं बहुत छोटी हैं, उनके आर्थिक संसाधन भी उतने ही कम हैं। तो इन निकायों के विकास के लिए एक अलग से मॉडल, अलग से रियायत यहाँ पर दी जानी चाहिए। खासकर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का जो दबाव उत्तराखंड में होता है, उसके मद्देनजर भी एक अलग विकास की एक नीति उत्तराखंड के लिए बननी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से भी बातचीत की और उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात के रूप में करीब 1200 बीएसएनएल के टावर उत्तराखंड में लगाने को स्वीकृति मिली है। ठीक इसी तरह से रेल मंत्री से बात की तो टनकपुर से देहरादून तक जनशताब्दी चलाने को अनुमति मिल गई है। और आज सुनील, रेल और पर्यटन को लेकर तो बातचीत हुई, साथ ही कल नीति आयोग की बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर भी बात हुई और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। इसके बारे में किस तरह का मॉडल वहां पर प्रस्तुत किया गया सीएम की ओर से? देखिए नीलू, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने ये बात भी रखी कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2025 को टारगेट करते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या क्या स्टेप उठाए जाने हैं कि 2025 तक उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर स्टेट बन सके, उसके लिए सरकार काम कर रही है। इस दिशा में चाहे वो नई शिक्षा नीति की बात हो,
ठीक है, तो बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से नीति आयोग की बैठक में भी, और लगातार जो मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिस पर हमारी नजर आज भी बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं टिहरी की। तो यहां पर घनसाली के नैलचामी नदी में पैर फिसलने से एक महिला बह गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर महिला के शव को बरामद किया गया। बता दें कि 32 साल की लीला देवी खेत में काम करने के लिए गई थी और नदी पार करते समय महिला का पैर फिसल गया और महिला नैलचामी नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल से हमने सर्चिंग की, करीबन 1.5 किलोमीटर दूर सर्चिंग करी। सर्चिंग करते करते जब नीचे गए तो वहाँ पे एक जगह थोड़ी सी खाई सी थी। उस खाई में उसके पैर ऊपर निकले हुए थे, पानी से ऊपर निकले हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने उसको फिर निकाला, बॉडी बैग में रखा। टनकपुर चंपावत हाईवे स्वाला के पास कई घंटों के बाद खुल गया है। पहाड़ी से मलबा आने से यह हाईवे बंद हुआ था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इसे खोल दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पोकलेन मशीनें लगी हुई हैं। लगातार इस मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार इसे खोल दिया गया। यात्रियों को काफी परेशानी इस दौरान हुई और कई लंबी लंबी कतारें वाहनों की यहाँ पर दोनों ओर लग गई। आखिरकार इस मार्ग को खोला गया है तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ये मार्ग बार बार बंद हो रहा था। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से टनकपुर चंपावत हाईवे स्वाला के पास एक बार फिर से बंद हो गया था। कई घंटे तक ये मार्ग बाधित रहा, जिससे स्थानीय लोगों को भी और यात्रियों को भी परेशानी हुई। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से ये बंद हुआ था, जिसके बाद वहां पर मशीनें पहुंची और इसे खोला गया। की सूचना प्राप्त हुई थी, सभी संबंधितों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। तो एहतियातन, क्योंकि अभी भी जाना रिस्की है, लगातार काम चल रहा है वहाँ पर और कंटिन्यूसली पत्थर गिर रहे हैं, तो एहतियातन रूट डाइवर्ट किया गया। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद पड़ गया है। गंगानी के पास गंगोत्री हाईवे पर मलबा आया, बनास के पास यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया है यह हाईवे। वहीं पर अगर सुबह की बात की जाए तो आज सुबह से यहां पर जो यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं वो अब भी यहां पर फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि मलबा आने की वजह से इस वक्त बाधित है, जिसकी वजह से यहां से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहाड़ टूटने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग के पास पहाड़ टूटकर अलकनंदा नदी की तरफ भरभरा कर गिरा है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खौफनाक ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि खड़े पहाड़ से मलबा गिर रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं है, हालांकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खौफनाक की तस्वीरें नजर आई हैं। हेलंग में पहाड़ टूटने का ये नजारा आप देखिए, किस तरह से बोल्डर और मलबा भरभरा कर अलकनंदा नदी में गिरा है। हालांकि गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और यहाँ पर कोई गांव मौजूद नहीं है। हालांकि आसपास के इलाकों में दहशत जरूर। और आप खबर उत्तरकाशी से लेते हैं। यहां के गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। डुंडा के पास पहाड़ी से बस्ती की तरफ बोल्डर गिरे। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से 8 दुकानों समेत 2 गाड़ियों को भी इससे नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन बरसात के दिनों में इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं जो कि खौफ भरी होती हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों से मलबा गिरा ऊपर के से नीचे की तरफ, और वहां जो दुकानें थी, कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 86-87 की बनी हुई है और ऊपर से पहाड़ के नीचे ये बनी हुई थी और ये सारा पहाड़ ऊपर से टूट गया। हम लोग दुकान के अंदर थे, सारे दुकानें अंदर पीछे से पत्थर दीवार तोड़ के सारे के अंदर सारे दुकानें शटर बाहर निकल चुके हैं। मैं भी दुकान के अंदर था, इतना शुक्र हुआ कि मैं बच गया। और हाँ, ऊपर से सारे क्षति। तो पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर मैदान में भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में बारिश से पथरी से नदी में अचानक उफान आ गया। पानी के तेज बहाव में हरिद्वार के सुमन नगर में बना रपटा बह गया। वहीं नवोदय नगर में नदी किनारे बने कई मकानों के सामने की मिट्टी बह गई और मकान खतरे की जद में आ गए। इसके बाद 6 परिवार अब सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मकान में पानी आने की वजह से कटाव ज्यादा हुआ
कटाव की वजह से पानी बढ़ता चला गया, मकान तक आ गया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि मकान गिर जाए। रोशनाबाद और नवोदय नगर के साइड में एक तो जो दो नदी है उस पर एक दो कॉजवे क्षतिग्रस्त हुए हैं और नवोदय नगर में थोड़ा सा एक आवासीय जो क्षेत्र है वहाँ पे नदी ने काफ़ी बड़ी मात्रा में 200-250 मीटर का जो चौड़ा एरिया था वो कटान किया, जिससे कि वहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हो। गाँव के जो वहाँ के लोग थे 5 से 6 परिवारों को उनको वहीं पे शिफ्ट किया गया है। और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पेपर लीक मामले में अब कुछ ग्राम प्रधानों का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें नकल के सहारे अफसर बनने का सपना देखा था। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा में उत्तरकाशी के 80 से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान शामिल हैं, जिनसे पूछताछ के लिए अब एसटीएफ की टीम निकल चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसटीएफ ने अभी तक 13 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 सरकारी और 3 संविदा कर्मचारी हैं। वहीं मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 1 तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कहीं भी हो, किसी भी जगह बैठा हो। और दूसरे, हम जब विवेचना समाप्त हो जाएगी सबके सामने पारदर्शी रूप से पब्लिक के सामने रख देंगे कि क्या मॉडस ऑपरेंडी था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के भगवानपुर के पुहाना में खुदाई के दौरान गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल पुहाना में एक कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान ये हादसा हो गया। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और देहरादून के एक युवा की बात की जाए जो पिछले 12 साल से सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों, पार्क के लिए फ्री में पौधे देने का काम कर रहा है, जिसका मकसद देहरादून की हरियाली को वापस लाना है। 32 साल के श्रेयस शर्मा देहरादून में पिछले 12 साल से सार्वजनिक स्थानों के लिए पौधे बांट रहे हैं। श्रेयस एक साल में 1000 पौधारोपण करते हैं। उनके इस काम में उनकी पत्नी और मां भी सहयोग करती हैं। श्रेयस ने हैदराबाद और दुबई में आईटी कंपनी में काम किया और अब देहरादून में ही एक कंपनी में काम करते हैं और अपनी हॉबी के तौर पर पब्लिक प्लेस के लिए पौधे तैयार करते हैं। कई सामाजिक संगठन उनसे संपर्क कर फ्री में फलदार पेड़ की पौध ले जाते हैं। वहीं 5 किलोमीटर तक क्षेत्र में वो और उनके दोस्त खुद ही पौधे पहुंचा देते हैं। फिर हमने ऐसे करके सोचा कि अपनी छोटी सी नर्सरी बनाएं, तो यहाँ हमने फिर अपनी छोटी सी नर्सरी बनाई और उसको अब इसमें हम 1000-1200 पौध बना लेते हैं साल में, और वो फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और खुद भी प्लांटेशन ड्राइव वगैरह करते हैं। जब इसने देखा ना कि उत्तराखंड में प्लांट्स वगैरह बहुत पेड़ कट रहे हैं, तो इसका एनजीओ था, तो इसने अपने एनजीओ में अपनी नर्सरी बनाई है। हमारे पास अपनी जगह थी, उसको इसने नर्सरी बना के उसमें प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि इसको वैसे प्लांट्स लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उनके साथ उनके दोस्त भी इस मिशन से जुड़ रहे हैं, जो लोगों को पेड़ लगाने और हरियाली बचाने की मुहिम से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पेज के जरिए वो लोगों को ग्रीनरी को लेकर जागरूक करते हैं, जहां लोग पेड़ों के लिए उनसे संपर्क भी करते हैं। एक बार हमारी सोसाइटी के पास आए थे लोग पेड़ वेड़ लगाने, तो मैंने देखा, तो फिर मैं वहाँ इनसे देखा, तो मैं पहले इनकी हेल्प करी, वहाँ पे सोसाइटी में लगाया। फिर इनसे कांटेक्ट में किया कि मैं भी इस चीज़ में जुड़ना चाहूँगा, तो फिर तब से इनके साथ लगा हूँ। 4-5 साल हो चुके हैं। छोटी सी कोशिश कई बार कमाल कर जाती है और 12 साल पहले शुरू हुई एक कोशिश आज कई जगह हरियाली ला रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में मुंशियारी से चाइना बॉर्डर के करीब मिलम तक हेली सेवा शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल चाइना बॉर्डर तक जाने वाले रास्ते बरसात में पूरी तरह खराब हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि धारचूला की तर्ज पर मुंशियारी तहसील मुख्यालय से मिलम तक हेली सेवा शुरू की जाए। वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही बरसात के सीजन में मिलम के लिए भी हेली सेवा शुरू करने का प्लान बन रहा है। हम लोग जैसे धारचूला में भी हेली सेवा उपलब्ध कराते हैं डिस्कनेक्टेड एरिया में, तो सिमिलर लाइंस पे मुंशियारी के लिए भी हम लोग, मुंशियारी मिलम के लिए भी इस चीज़ को इस पर विचार करके इसे किया जा सकता है। और अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल 1872 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई।
और अगस्त क्रांति का प्रमुख गवाह रही जेल को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना कई दशकों से फाइलों में दौड़ रही है। आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ की जेल में प्रमुख आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया था, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी, देवीदत्त पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित सैकड़ों आंदोलनकारी बंद रहे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस जेल में बंद रहे और उन्होंने अपनी किताब मेरी आत्मकथा के कुछ अंश इसी जेल में लिखे। जेल में नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन आज भी नेहरू वार्ड में है। कारागार अल्मोड़ा की स्थापना सन 1872 में हुई है और यह जेल आज भी अपने मूल स्वरूप में है। इसकी छत आज भी टिन की है और इसकी जो फर्श है वो पत्थर की बनी हुई है। अल्मोड़ा की जेल की नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना वर्षों से फाइल्स में है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जेल का वो हिस्सा जो स्वतंत्रता संग्राम की एक पहचान है, स्वतंत्रता संग्राम की साक्षी है, उसको पर्यटन विभाग अपने हाथ में ले और इसको जो है दर्शनार्थियों के लिए, पर्यटकों के लिए, आगे आने वाले शोधार्थियों के लिए इसको खोला जाए। राज्य बनने के बाद ही अल्मोड़ा के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की मांग समय समय पर उठती रही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में ये योजना सिर्फ फाइलों में दौड़ती रही। लेकिन अगस्त क्रांति की गवाह रहे जेल को पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा सका। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में मुक्तेश्वर ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पर्यटक नैनीताल के बजाय मुक्तेश्वर रहना पसंद कर रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव टूरिस्ट से लेकर कारोबारियों के सामने है। हालांकि अब इस क्षेत्र को महायोजना से जोड़ने की प्लानिंग। नैनीताल के मुक्तेश्वर ने पर्यटक के नक्शे पर जगह तो बना ली है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का टोटा आज भी यहाँ है। सड़कों का हाल ठीक नहीं है, इसके साथ ही पानी की समस्या भी यहाँ आए दिन बनी रहती है। वहीं जाम की समस्या टूरिस्ट सीजन में आम है, लिहाजा स्थानीय कारोबारी नए पर्यटन स्थलों का विकास करने की मांग कर रहे हैं। इतनी पीस, ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी जो मिलती है, हम लोग को और कहीं पे इतनी मज़ा नहीं आती जितनी हम लोग को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होती है। पर फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, थोड़ी बहुत टूरिस्ट प्लेसेस मीन्स स्पॉट्स बढ़े तो वो टूरिस्ट के लिए अच्छा रहेगा। पानी की दिक्कत है मुक्तेश्वर में, सड़कों की दिक्कत है, पार्किंग नहीं है और कोई व्यक्तिगत आसपास के लोग अगर वहाँ पर आकर के अपना रोजगार करना चाहें तो कोई बैठने के लिए 10 फीट जगह उनको नहीं मिल सकती है। लॉकडाउन के बाद मुक्तेश्वर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहीं सरकार भी 13 जिले 13 स्थलों के तौर पर इस टूरिस्ट स्पॉट को विकसित करने में जुटी है। सरकार ने यहां बागवानी को पर्यटन से जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही बड़ी पार्किंग के साथ 5 करोड़ से पानी की व्यवस्था मुक्तेश्वर के लिए करने की योजना है। तो इसलिए ये उचित हमारे लिए यही है कि कम से कम मास्टर प्लान हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें बनाएं और नियंत्रित तरीके से एक कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी करें। बहरहाल मुक्तेश्वर ने पर्यटन के नक्शे में अपनी जगह तो बना ली है और अगर जल्द ही विकास काम हो जाए तो यहाँ पर्यटन कारोबार में इजाफा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भी भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण।
और चलिए अब देख लेते हैं पहाड़